संगम प्राइम में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। बड़ी खबरों की पड़ताल करने संगम प्राइम में आज तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। बात होगी उस बड़े खतरे की जिसे या तो हम पहचान नहीं पा रहे या फिर पहचान कर भी अनदेखा कर रहे हैं। आज हम बताएंगे कि आखिर पहली बार जम्मू कश्मीर में बाढ़ क्यों आई और क्या कुदरत के कहर का अगला शिकार आप तो नहीं होने वाले। समझेंगे कि आखिर उत्तराखंड में आई आपदा से सबक क्यों नहीं लिया गया। साथ ही बात होगी काशी को लेकर प्लान मोदी की। बताएंगे कि आखिर काशी के विकास के लिए तैयार हुए ब्लूप्रिंट में क्या है खास। साथ ही इस ब्लूप्रिंट को लेकर जी संगम की खबर पर मुहर कैसे लगी ये भी आपको बताएंगे। और आखिर में हमेशा की तरह होगी खबर आपके काम की। लेकिन शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार खबरों के साथ। हिमालय दिवस पर पर्यावरणविदों ने की है चिंतन बैठक। बोले अनियोजित विकास से हिमालय को खतरा, छेड़छाड़ के भुगतने पड़ सकते हैं गंभीर परिणाम। जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों को यूपी सरकार की तरफ से 20 करोड़ तो उत्तराखंड सरकार ने किया 10 करोड़ की मदद का ऐलान। बाढ़ में घिरे लोगों को बचाने की मुहिम तेज। सेना एनडीआरएफ ने अब तक 42,000 से ज्यादा लोगों को बचाया। दिल्ली में ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में यूपी योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन चंद्र वाजपेयी ने कहा कोयले की कमी की वजह से बिजली उत्पादन में कमी। जनसंख्या को देखते हुए केंद्रीय परियोजनाओं की बिजली में बढ़ाई जाए यूपी की हिस्सेदारी। 218 कोल ब्लॉक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सरकार ने कहा सभी आवंटन रद्द होने पर आपत्ति नहीं। कांग्रेस आलाकमान के करीबियों पर बेनी प्रसाद वर्मा का हमला। कहा करीबियों ने पहुंचाया सोनिया राहुल को नुकसान। फैजाबाद में आपसी रंजिश के चलते युवती को जिंदा जलाने का मामला। 7 नामजद आरोपियों में से अब तक सिर्फ एक की गिरफ्तारी, 6 अब भी फरार। कौशाम्बी में अवैध टैक्स वसूली को लेकर टोल प्लाजा पर फायरिंग। एक शख्स की मौत जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। आज हिमालय दिवस है और दूसरे तमाम दिवसों की तरह इस दिवस को भी सेमिनार, भाषण और सम्मान समारोह के जरिए मना लिया जाएगा। लेकिन क्या हमने इस दिन के वास्तविक मतलब को समझा? यकीनन नहीं, क्योंकि अगर हम इसे समझते तो केदार घाटी में हजारों जानें नहीं जाती और आज जन्नत तबाही का मंजर नहीं झेलती। पिछले साल केदार घाटी में आई आपदा के घाव अभी भी हरे हैं और नया जख्म दे दिया है जम्मू कश्मीर ने, जहां हजारों जिंदगियां अधर में लटकी हैं। राहत की राह देख रही हैं, उम्मीदें सरकार से हैं। जाहिर है ये दौर भी गुजर जाएगा और उसके बाद सियासत का सैलाब आएगा और आखिर में जम्मू कश्मीर की तबाही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। लेकिन उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पर आई तबाही से जो सवाल खड़े हुए हैं, हिमालय ने जो चेतावनी दी है उसे क्या हम समझ पाए और उसे क्या हम आगे समझ पाएंगे, ये सवाल सबसे अहम है। और आपको 2 तस्वीरें अब हम दिखाते हैं। पहली है उत्तराखंड में आई पिछले साल की तबाही की और दूसरी है जम्मू कश्मीर में दिख रहे बर्बादी के मंजर की। उत्तराखंड में जो काम भागीरथी मंदाकिनी ने किया था, जम्मू कश्मीर में वो काम आज तवी और झेलम नदियां कर रही हैं। ये सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं। सबका इकोसिस्टम एक है, सभी जीवनदायिनी मानी जाती हैं, लेकिन अब ये कहर बनकर टूट रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जो जरूर ये सवाल करती हैं कि अचानक ये तमाम चीजें कैसे हो रही हैं। क्या हिमालय कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं और तबाही के तौर पर ये तमाम तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। और आइए सबसे पहले जम्मू कश्मीर के हालात से आपको अपडेट करा देते हैं, जहां आई आपदा ने अब तक 200 लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी हैं। देखिए पहले ये रिपोर्ट। हिमालय की गोद में बसी ये जन्नत बर्बाद हो चुकी है। हर ओर पानी ही पानी, हर ओर सिर्फ तबाही के निशान। 60 साल में बाढ़ का सबसे बड़ा कहर झेल रहे जम्मू कश्मीर की ये वो तस्वीरें हैं जिसने साल भर पहले आई उत्तराखंड की तबाही के घाव हरे कर दिए हैं। राहत और बचाव कार्य यहाँ भी हो रहा है। केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी दे दी है। सेना के जवान दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं।
लेकिन लगातार बारिश के चलते हालात सुधर नहीं रहे। मौसम विभाग अभी भी और बारिश का अनुमान लगा रहा है। 2 दिन के अंदर एक तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहां पे थोड़ा वाइड स्प्रेड रेनफॉल है, यानी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश है। कहीं कहीं पे कुछ हैवी रेनफॉल भी इन इलाकों में हो सकती है, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है। राहत टीमों ने अब श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के उन इलाकों में अभियान तेज कर दिया है जहां करीब 4 लाख लोगों के फंसे होने का अनुमान है। लगातार बारिश और भूस्खलन के बीच सघन बचाव अभियान जारी है। पहली बार कश्मीर में नौसेना के कमांडोज को बुलाया गया है। राजौर, पूंछ, रियासी, माहौल, डोडा और किश्तवाड़ में 7 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, जिसका नतीजा है कि सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ जैसी एजेंसियों ने अब तक 25,000 जानें बचाई हैं। जम्मू कश्मीर के करीब 6200 गाँवों में से 2375 गाँव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 450 से ज्यादा गाँवों का वजूद खत्म हो गया है। लैंडस्लाइड हुआ, एक पूरा गांव जिसमें करीब 22-23 घर थे, वो सारा गांव जो है स्लाइड होने की वजह से मलबे डेब्रिस के नीचे आ गया। यानी कुदरती कहर और इंसानी कोशिशों के बीच जद्दोजहद जारी है और जम्मू कश्मीर जो भुगत रहा है वो सबके लिए एक चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। याद करिए तबाही का ऐसा ही मंजर उत्तराखंड में भी पिछले साल देखने को मिला था, जब केदार घाटी में भारी बारिश के बाद मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी ने हदें तोड़ दी थी। पहाड़ों पर ग्लेशियर टूटा तो सैलाब आया, ऐसा सैलाब जिसने इंसानी कारीगरी की तमाम कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए ये बता दिया कि कुदरत से टकराना अपनी मौत को दावत देना है। 5000 से ज्यादा लोग यहां मारे गए, कितने लापता हो गए इसका कोई भी वाजिब रिकॉर्ड आज तक किसी के पास नहीं है। साल भर बाद भी केदार घाटी में सड़े गले कंकाल मिलते रहे। आपदा गुजर गई लेकिन निशान बाकी रहे। सवाल बाकी ये है कि आखिर हमने क्या सीखा। जम्मू कश्मीर में जिस आपदा की पूर्व सूचना तकनीक के अभाव ने तबाही मचाई है, उसी सिस्टम की कमी ने उत्तराखंड में बर्बादी का मंजर दिखाया था। आपदा प्रबंधन के तमाम उपाय उत्तराखंड में फेल हुए थे। जम्मू कश्मीर में अभी से लेकर विश्लेषण बाकी है। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान है वाराणसी से नदी विशेषज्ञ प्रोफेसर यूके चौधरी हैं, देहरादून से हिमालय विशेषज्ञ पीएस नेगी हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। पीएस नेगी जी, पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूं। आप हिमालय विशेषज्ञ हैं, हिमालय दिवस है आज, जो तबाही का मंजर हमें देखने को मिल रहा है कि एक तरह से देखें तो क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है पर्यावरण की तरफ से, हिमालय की तरफ से? श्वेता जी, पहली बात तो ये बताऊं मैं कि मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र प्रकृति और पर्यावरण है। प्रकृति और पर्यावरण मनुष्य को जीने के लिए एक परिस्थितियां उपलब्ध कराती है और हमेशा उसके लिए एक संदेश वहां के रूप में संदेश देती है कि अब आपदाएं या प्रकोप आने वाले हैं। हमने इस विकास की दौड़ में अपने को इस कदर जो है बदल दिया है, अपनी सोच में परिवर्तन कर दिया है कि हमने प्रकृति के नियमों की उपेक्षा की है। जो हमारा जो लोक ज्ञान हजारों साल का, सैकड़ों साल का जो हमारे पूर्वजों ने हमको जीना सिखाया है, उसकी उपेक्षा हो रही है और प्रकृति के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो मेरा केवल एक ही संदेश है इस हिमालय दिवस के संदर्भ में कि हिमालय को बचाना है तो सबसे पहले हमको जो यहाँ हिमालय की जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो प्रकृति के नियम है, जो मनुष्य का सारा जीवन उच्च विचार वाला जो विचार है, जीने की कला है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। यदि व्यक्ति स्वयं में परिवर्तन करेगा तो हिमालय बचेगा, हिमालय बचेगा तो पूरा देश बचेगा, देश बचेगा तो देश में खुशहाली आएगी और हिमालय के कारण देश को जो सेवाएं मिल रही है वो देश के निवासी उससे वंचित नहीं होंगे। मेरा यही संदेश है आज इस हिमालय के दिवस के संदर्भ में कि मनुष्य अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। बिल्कुल। प्रोफेसर यूके चौधरी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कहा जाता था पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कि वहां पर नदियां उफनती नहीं है, बाढ़ नहीं आती है, लेकिन इस बार तो ये कहें कि वो तमाम अटकलें जो अब तक होती आ रही थी, वो तमाम चीजों को एक तरह से कहें तो ठेंगा दिखा दिया है। नदियां उफन भी रही हैं, बाढ़ भी आ रही है। इसका मुख्य कारण है कि नदी की जियोमॉर्फोलॉजी, जिसकी बनावट है, यदि उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो जियोमॉर्फोलॉजी में 2 एस्पेक्ट आते हैं। पहला एस्पेक्ट है इसका जो नटोदर किनारा होता है वो उसके ढाल ज्यादा होते हैं,
तो यदि आपने इस ढाल पर जो वृक्ष लगे हुए हैं, यदि आपने इस वृक्षों को काटा तो ढाल की जो ढालुआपन है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी बात है कि जितना ही आप जलाशय बनाते जाएंगे, जितना ही डैम बनता जाएगा, तो हिमालय पहाड़ का या जो कश्मीर का क्षेत्र है उसका प्रॉपर्टी है कि वहां सेडिमेंट्री रॉक ज्यादा है, और जितने ही जलाशय की गहराई आप ज्यादा बनाएंगे उतना ही लैंडस्लाइड ज्यादा होगा, और जितना ही लैंडस्लाइड होगा उतना ही वो अवरोध शक्तियां नदी में अवरोध शक्तियां पनपेगी। इसको हम लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं, प्रेशर ड्रैग। तो प्रेशर ड्रैग जितना ही बढ़ता जाएगा, जितना ही लैंडस्लाइड होगा, उतना ही ज्यादा बाढ़ की संभावनाएं होगी। आपने लैंडस्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डैम की ऊंचाई से। जितना ही डैम की ऊंचाई बनाते जाएंगे, जलाशय की गहराई जितनी ज्यादा होगी उतना ही लैंडस्लाइड ज्यादा होगा, और जितना ही लैंडस्लाइड ज्यादा होगा उतना ही बाढ़ की रुकावट होगी। ड्रेनेज पोटेंशियल, जो रिवर के ड्रेनेज पोटेंशियल है वो कम होते चले जाएंगे और बाढ़ की समस्या बढ़ती जाएगी। इसलिए बाढ़ से पहले यह देखा जाना चाहिए कि फ्लड प्लेन जो खास करके कन्वेक्स साइड का है उसमें सेडिमेंटेशन ज्यादा हुआ या नहीं, और किस हिसाब से किस तरह से आप लैंडस्लाइड को रोकेंगे। बिल्कुल, यानी कि और तमाम चीजों को देखना पड़ेगा। PS नेगी जी, ये सवाल एक करना चाहती हूँ, जो केदारनाथ में आपदा आई उसको देखें, और इस वक्त जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सैलाब आया हुआ है बाढ़ के रूप में, झेलम नदी उफान पर है, इन दोनों स्थितियों को अगर हम मिलाकर देखें तो क्या देखते हैं आप कि दोनों जगह परिस्थितियां किस तरह से समान थी? हालांकि अलग अलग दोनों जगहें हैं, लेकिन स्थितियां किस तरह से देखते हैं? श्वेता जी, हिमालय चाहे वो कश्मीर की घाटी हो, जम्मू की पहाड़ियां हो, चाहे वो उत्तराखंड का केदारनाथ घाटी या उत्तरकाशी की आपदा हो, सभी क्षेत्रों में लगभग जो है प्रकृति का ये जो विकराल रूप है ये लगभग एक समान रूप से है। अतिवृष्टि सभी जगह होती है, चाहे उत्तराखंड हिमालय हो, चाहे कश्मीर हिमालय हो, चाहे पूर्वांचल हिमालय हो। अतिवृष्टि के समय में यदि मनुष्य जो है अपना जो उसकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं यदि उनको ध्यान में नहीं रखेगा तो ये उसके परिणाम है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रकृति के जो नियम है जब उनका वायलेशन करते हैं, जो नदी के फ्लड हुए हैं जहां उन पे हम अपनी बस्तियां बसाते हैं, सड़कों का जो अलाइनमेंट हो रहा है वो नदियों किनारे किनारे हो रहा है, खतरनाक जगहों पे हो रहा है। नई नई बस्तियों को बिना सुरक्षा के जो मापक है, मानक है, बिना उनको ध्यान में रखे हुए जब उनको साइट सिलेक्शन। अच्छा PS नेगी जी, ये बताइए कि हिमालय में किस तरह से तमाम नियमों को एक तरह से कहें तो उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप नियमों के वॉयलेशन की ही बात कर रहे हैं, तो तमाम चीजों को कैसे वहां पर ध्यान नहीं रखा जा रहा? हाँ, पारिस्थितिक तंत्र की अपनी क्षमताएं हैं, जो इकोसिस्टम होता है उसकी अपनी बियरिंग कैपेसिटी है, उसका अपना एक ताना बाना होता है, उसके अंदर आपको उस तरह का डिजाइन देना पड़ेगा जिससे कि जो प्रकृति के जो संबंध है, विभिन्न जो उसके घटक होते हैं उनमें कहीं बिगड़ाव न हो, कहीं उनमें बिखराव न हो, और उसके अंदर आप छोटे छोटे योजनाओं को प्रारंभ करके और मनुष्य के लिए आदर्श जो है सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। यही विकास उत्तराखंड हिमालय में, कश्मीर हिमालय में और लगभग हिमालय के सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। मेरा ये मानना ये है कि विकास योजनाओं में चाहे वो जो है किसी भी राज्य सरकार के अंदर हो, एक केंद्र शासित जो है योजनाएं हो, उनमें हम जो है आपदा प्रबंधन को पूरी तरह से शामिल नहीं करते हैं। आपदा प्रबंधन के जो मुख्य जो सिद्धांत हैं उनको जोड़ करके हम जो योजनाओं को अलग रूप में जो मान के चलते हैं उसका ये परिणाम है। बिल्कुल, और फिर क्या होता है और ये परिणाम भी हम देखें, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ये परिणाम समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि चौधरी जी आपसे मैं सीधे समझना चाहती हूँ कि अगर हम नदियों को देखें तो ये कहें कि बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो चुका है और उसी का रूप नदियां दिखा रही हैं, जो अब तक मानव ने एक तरह से कहें तो बहुत ज्यादा दखल अंदाजी की है, चाहे पेड़ों को काटने की बात की गई हो या नदियों की धारा को ही एक तरह से मोड़ने की कोशिश की गई हो। ये कहें अब तमाम चीजों का नतीजा नदियां अपनी विकराल रूप में दिखा रही हैं। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। नदियों में नदी का अपना मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी इसका मुख्य दो चीज होता है, एक फ्लड प्लेन, बेसिन और बैंक। बैंक में कनकेव बैंक और कन्वेक्स बैंक होते हैं। यदि आपने इस दोनों बैंकों को ठीक से देखा नहीं,
ठीक से असेसमेंट नहीं किया, इनकी मॉर्फोलॉजी कैसे बदल रहे हैं ये आपने ध्यान नहीं दिया, तो इरोजन जो कन्वेक्स साइड का इरोजन होता है वह बहुत ही कनकेव साइड का जो इरोजन होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। और कनकेव और कन्वेक्स में यही अंतर है कि कन्वेक्स साइड में सेडिमेंटेशन होते हैं, तो जब इसे जमा होते हैं हेवी लोड वहां पर जमा होता है। तो यदि आपने बाढ़ से पहले आपने इस कन्वेक्स साइड का मॉनिटरिंग नहीं किया और कनकेव साइड में यह नहीं देखा कि इरोजन कितना ज्यादा हुआ है, तो यह बाढ़ का प्रकोप का परिणाम होगा। इसलिए बाढ़ से पहले ही मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, फ्लड प्लेन का असेसमेंट किया जाना चाहिए, और इसका असेसमेंट से पहले यदि आप डैम बनाना चाहते हैं तो यह देखना चाहिए कि छोटा से छोटा कितना बड़ा आप डैम बना सकते हैं। यदि आपने मैक्रो डैम बनाया, बड़ा डैम बनाया, जितनी ही जलाशय की गहराई होगी उसी के अनुपात में लैंडस्लाइड होगा, और जितने ही लैंडस्लाइड होंगे उतने ही रिवर के पेट भरेंगे, और जितना ही पेट बढ़ेगा उसका फ्लड हाइट काइनेटिक एनर्जी जो वेग है वो रूपांतरित हो जाएगी स्थैतिक ऊर्जा में, उसकी ऊंचाई में, इसलिए सबमर्जेंस होगा। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को, रिवर टेक्नोलॉजी को जब तक आप नहीं समझेंगे समस्या का निदान होने वाला नहीं है। इसलिए इसकी जियोमॉर्फोलॉजी, खास करके जियोमॉर्फोलॉजी का मॉनिटरिंग बाढ़ से पहले किया जाना चाहिए। यानी कि जियोमैथोलॉजी का जो एक तरह से मॉनिटरिंग है, उसको समझने के लिए जो तरीके हैं, जो कोशिशें हैं, वो बाढ़ से पहले होनी चाहिए ताकि उनके नतीजों को पहले ही समझा जा सके। आप दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आगे भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वाकई जिस तरह से बहुत अहम सवाल ये है कि हिमालय के महत्व को समझा जाए, क्योंकि अगर हिमालय नहीं होता तो रेगिस्तान होता भारत। एक तरह से कहें तो कुदरत की बहुत बड़ी देन है। इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। वाराणसी से नदी विशेषज्ञ प्रोफेसर यूके चौधरी हैं, देहरादून से हिमालय विशेषज्ञ पीएस नेगी साहब हैं, और हम इसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सवाल है वो बहुत ज्यादा अहम है। एक के बाद एक आपदा के बाद भी हमने क्या सीखा, ये एक बड़ा सवाल है। हिमालय आपसे हमसे बहुत कुछ कह रहा है। हिमालय का इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है और हिमालय चेतावनी दे रहा है, लेकिन शायद हम कान आंख बंद किए बैठे हैं। आज हिमालय दिवस के मौके पर इस चेतावनी को समझिए और एक जो पहल है आप लोगों की ओर से उसको आप कहीं ना कहीं करिए। हिंदुस्तान का मुकुट है हिमालय, देश का पहरेदार है हिमालय। हिमालय से निकली दर्जनों छोटी बड़ी नदियां देश के बड़े हिस्से के लिए जीवनदायिनी बनती है। खूबसूरत घाटियां, ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, ये सब कुछ मिलाकर हिमालय की एक अलग तस्वीर ही सामने आती है। सालों साल से इसी तरह डटा है और खड़ा है हिमालय, लेकिन अब हालात कुछ अलग हो चुके हैं। अब डरा रहा है हिमालय, अब कुछ कह रहा है हिमालय, चेतावनी दे रहा है हिमालय। पहाड़ों पर मानसूनी बारिश का अपना अलग ही आनंद होता है। यूं लगता है जैसे प्रकृति ने कई खजाने एक साथ खोल दिए हों, लेकिन ये अतीत की बात है, वर्तमान अलग है। अब पहाड़ों पर मानसून का इस्तकबाल नहीं होता, बल्कि डर लगता है। क्या पता कहां से कौन सी बला आसमान का सीना फाड़ कर आ धमके। अब भूस्खलन ज्यादा होता है, अब नदियों की धारा पहाड़ों को फोड़ देती है। कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल विकास की अंधी दौड़ ने हिमालय के इकोसिस्टम का पूरा नक्शा ही बिगाड़ दिया है। पहाड़ों को काटकर बनती सड़कों की बलि चढ़ते हैं हजारों पेड़, वो पेड़ जो हिमालय की भुरभुरी सतह को बांध कर रखते हैं। पहाड़ों पर लगातार बनती जल विद्युत परियोजनाएं जहां नदियों की प्राकृतिक धारा को मोड़ देती हैं, तो वहीं नदियों के नए रास्तों में पड़ने वाले पहाड़ कमजोर होते जाते हैं। नतीजा ये कि जब भी अचानक से पानी का प्रवाह तेज होता है, पहाड़ टूट जाते हैं। उत्तराखंड में भी यही हुआ था। हिमालय के साथ प्रकृति की परिभाषा भी बदल चुकी है। विकास की नई शब्दावली में नदी का मतलब जल विद्युत परियोजना और पहाड़ का मतलब पर्यटन हो गया है। भूगर्भीय लिहाज से हिमालय दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, लिहाजा इसका क्षरण भी स्वाभाविक है। ऐसे में इससे ज्यादा छेड़छाड़ का मतलब आफत को दावत देने से ज्यादा कुछ नहीं। हिमालय में जो भी विकास की योजनाएं चल रही हैं, उन्हें लागू करते वक्त कभी भी हिमालय के चरित्र को समझने की कोशिश नहीं हुई। कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक इंसान और प्रकृति का संतुलन बिगड़ा हुआ है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तो सिर्फ एक चेतावनी भर हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिमालय का असली प्रतिशोध अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पीएस नेगी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि हम देखें तो मूल प्रकृति क्या रही है हिमालय की, इससे हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं इस ओर देखा ही नहीं जाता। मैं यही समझना चाहूंगी जो क्या हिमालय दिवस है, हिमालय की प्रकृति क्या रही है और किस तरह से हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है हिमालय। हिमालय की प्रकृति तो एक माउंटेन रीजन है, ये पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र का अपना एक अलग इकोसिस्टम होता है। इसकी अपनी एक अलग तरह की लोगों को सुविधाएं देने और लोगों को जीने की सुविधा एक अलग तरह से प्रकृति प्रदान करती है। दुर्भाग्यवश क्या है, जैसे कि आपने अभी प्रश्न रखा था कि हिमालय जो अगर न होता तो हिमालय से हम जो है किन किन चीजों से वंचित होते। अगर हिमालय न होता तो आज हमारी जलवायु इस तरह की न होती। सब ट्रॉपिकल से लेकर के टेम्परेट कोड, हर तरह की जलवायु की परिस्थितियां हमारी हिमालय में मिल रही है। ये इसकी प्रकृति है। यहां पर जलवायु की दशाएं अलग अलग ऊंचाइयों में अलग तरह से मिलने से यहां पर जैव विविधता अलग है, प्लांट अलग है, फसलें अलग है। और आप सुन करके और जान करके ताजुब होंगे कि जितनी ज्यादा फसलें हिमालय पैदा होती है इतनी दुनिया में कहीं पैदा नहीं होती है। तो इसका ये स्वभाव है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है कि हमने हिमालय की इस महत्व को आज तक समझा ही नहीं। हम साल में एक बार हिमालय दिवस मना करके और फिर भूल जाते हैं हिमालय के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां हमारी। यदि हम हिमालय के इस रहस्य को समझ करके कि हिमालय का रोल हमारे लिए एक मां की तरह है। हिमालय हमें जिंदा रहने के लिए परिस्थितियां उपलब्ध करा रही है। हिमालय हमें जिंदा रहने के लिए भोजन, पानी, स्वास्थ्य, ऑक्सीजन, खेतों में फसल पैदा करने के लिए मिट्टी, ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। अगर हिमालय न होता तो ये जो इन्वायरमेंटल सर्विसेज हैं हम इससे वंचित हो जाते। आज आप देखिए कि देश के लगभग 60% पानी हमें हिमालय से मिल रहा है। बिल्कुल यही समझने की मैं कोशिश भी करती हूँ कि जो ये पानी हमें मिल रहा है, हिमालय की ये जो देन है, ये कहीं ना कहीं हिमालय के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसे तबाही की एक स्थिति बना रहा है। प्रोफेसर यूके चौधरी साहब, मैं यही समझना चाहती हूँ कि कई नदियां भी निकली हैं हिमालय से। ऐसे में अगर पूरे इस हिमालय से ही, हिमालयी क्षेत्रों से ही अगर छेड़छाड़ होगी तो उन पर किस तरह का असर पड़ेगा? हिमालय पहाड़ से सारी नदियां निकलने का एक कारण होता है। जमीन के भीतर का पानी, ग्राउंड वाटर, सतह की जमीन से पहाड़ पर चढ़ जाती है और इस जमीन के भीतरी पानी का बर्स्ट होना ही नदी के कारण है। नदी ग्लेशियर से नहीं निकलती, ग्राउंड वाटर के बर्स्ट करने से नदियां निकलती है। जैसे 9010 मीटर गंगा का उद्गम स्थान है और यह स्थान गौमुख, जब गौमुख सेडिमेंट्री रॉक व लूज रॉक पर से निकल रहा है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि पहाड़ के ढाल बहुत ही विशाल हैं और लेकिन लूज हैं। यदि आपने हिमालय को नहीं पहचाना, हिमालय की रॉक कैरेक्टरिस्टिक और इसकी ढाल को नहीं पहचाना तो आप इसकी व्यवस्था आप नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा चीज जो ये है, जितना ही बड़ा ढाल होगा उतना ही छोटा डैम आपको बनाना पड़ेगा। आपने उल्टा काम किया, जितना ही ढाल उतना ही बड़ा डैम, जितना ही, और फिर हम रोते हैं कि ये डैम टूट गए और एक तरह से कहें तो बाढ़ आ गई। इसको भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, इसकी टेक्निक को भी समझना पड़ेगा। बहरहाल पीएस नेगी जी, आपसे हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर यूके चौधरी बने हुए हैं। बहरहाल भारत के लिए हिमालय प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है जिसे शायद हम समझ नहीं पाते। एक अनुमान के मुताबिक हिमालय हर साल 10 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी एशिया महाद्वीप के सभी देशों को देता है। उत्तर भारत की नदियों में हर साल 650 घन मीटर पानी हिमालय से ही आता है, यानी जरूरत का कुल 60% पानी हिमालय से मिलता है। इस क्षेत्र से 19 बड़ी नदियां निकलती हैं। 2500 किलोमीटर के विस्तार वाले हिमालय की चौड़ाई 400 किलोमीटर तक है। इतना ही नहीं, हिमालय मानसून और मौसम दोनों का संतुलन बनाता है। भारत की सब ट्रॉपिकल जलवायु के लिए हिमालय कुदरत का वरदान है। हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर बारिश कराता है। दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाएं भारत समेत पूरे उपमहाद्वीप में फैलती हैं। अगर हिमालय ना होता तो ये हवाएं मध्य एशिया चली जाती, लेकिन हिमालय है तो मानसूनी हवाओं को भारत में बरसने को मजबूर कर देता है। एक अनुमान के मुताबिक हिमालय से सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया की 350 करोड़ की आबादी लाभ उठाती है।
हिमालय कुछ कह रहा है, इस खतरे को समझना जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूरी दुनिया के मुकाबले हिमालय ज्यादा तेज गति से गर्म हो रहा है। बीते 100 सालों में हिमालय के पश्चिमोत्तर हिस्से का तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। डीआरडीओ और पुणे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की शोध में ये बात साफ हुई है। इसी वजह से सर्दियों की शुरुआत भी अब देर से हो रही है और बर्फबारी में भी कमी आ रही है। शोधकर्ताओं ने पाया कि दुनिया भर में तापमान बढ़ने की औसत दर 0.5 डिग्री से 1.1 डिग्री सेल्सियस के बीच रही है, जबकि हिमालय 1.4 डिग्री तक गर्म हुआ। इसका असर भी दिख रहा है। देहरादून में इस साल पारा 41 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि मसूरी में भी इस बार सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है। जी संगम की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। जी संगम ने 2 सितंबर को ही दिखाया था कि कैसे काशी के विकास को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है और आने वाले वक्त में काशी की प्राचीनता और ऐतिहासिकता के साथ साथ आधुनिकता को जोड़कर काशी का विकास किया जाएगा। अब उससे आगे की खबर भी जानना जरूरी है। दरअसल जी संगम के पास उन तमाम परियोजनाओं की एक्सक्लूसिव जानकारी है जो काशी के विकास के लिए लागू की जानी है। हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे काशी का विकास चरणबद्ध तरीके से होगा, आखिर कैसे काशी बनेगी वर्ल्ड क्लास सिटी और भविष्य की काशी की तस्वीर कैसी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी के मेकओवर की पूरी तैयारी हो चुकी है और इसके लिए बाकायदा ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया है। क्या है ये प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया के प्राचीनतम शहरों में शुमार वाराणसी की तस्वीर बदलने वाली है, जिसकी तैयारी पूरी और पुख्ता है। बस काम शुरू होना बाकी है। इस प्लान के जरिए काशी को वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा, तो साथ ही काशी के प्राचीन गौरव का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। जी संगम ने बीते 2 सितंबर को ही काशी को लेकर मोदी के प्लान का खुलासा किया था। जी संगम को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस प्लान में बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर सड़क परिवहन समेत शहर नियोजन का भी प्रस्ताव है, जिसके लिए कई बड़ी योजनाएं लागू की जाएंगी। इसके मुताबिक वाराणसी में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा, साथ ही बॉटनिकल गार्डन भी बनाया जाएगा। गंगा किनारे 100 घाटों का वैज्ञानिक तरीके से विकास होगा। साथ ही ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने के लिए वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके तहत बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर जोर दिया जाएगा। वाराणसी में उद्योगों के विकास और उनके संरक्षण के लिए भी इस ब्लूप्रिंट में काफी कुछ खास है। खासकर बुनकरों के लिए कई अहम योजनाएं हैं। बुनकरों की हालत को सुधारने के लिए वाराणसी में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे। साथ ही ई लर्निंग वाले वर्ल्ड क्लास स्कूल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी खोले जाएंगे। यानी मोदी को अपना नुमाइंदा चुनते वक्त काशी की जनता ने जितनी उम्मीदें पाली थी वो सारी पूरी होने वाली है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी इसमें खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। खबर ये भी है कि काशी से जुड़ी सभी परियोजनाओं की निगरानी खुद पीएम करेंगे, लिहाजा इन योजनाओं के जल्द से जल्द अमल में आने की उम्मीद बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। काशी का विकास कैसे होगा ये तो आपने जान लिया, लेकिन इस विकास का सूत्रधार कौन होगा इसे भी जान लेते हैं। दरअसल इसके लिए जो नाम सामने आ रहा है वो नाम है जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन का। जगमोहन, जिन्हें वैष्णो देवी के विकास का श्रेय जाता है और उन्हीं के जिम्मे काशी के विकास का जिम्मा भी दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। दरअसल जगमोहन को इस अहम योजना से जोड़ने के पीछे उनका अनुभव और शहरी विकास को लेकर उनकी विशेषज्ञता अहम वजह है। जी संगम ने 2 सितंबर को ही बताया था कि आखिर कैसे मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का विकास चाहते हैं और इसके लिए उनकी सोच क्या है। और इसके लिए काशी को 4 जोन में बांटकर विकसित करने का प्रस्ताव है। प्राचीन नगरी काशी को 4 वेदों की तर्ज पर 4 जोन में बांटा जाएगा और फिर विकास होगा। काशी से वैदिक काल की झलक मिलेगी। काशी को लेकर प्लान मोदी के बारे में 2 सितंबर को हमने विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था कि काशी के विकास में किस तरह आध्यात्मिकता, आधुनिकता
और ऐतिहासिकता का समागम होगा। और इसके लिए जगमोहन को कमान देने की बात क्यों हो रही है, इस मुद्दे पर 2 सितंबर को हमने बात की थी जी मीडिया के एडिटर न्यूज ऑपरेशंस वासिंद्र मिश्र से। आइए आपको बातचीत का हिस्सा सुनाते हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जगमोहन जी के नाम को लेकर प्रधानमंत्री बेहद उत्साहित हैं और वे चाहते हैं कि इस पूरे विकास का जो अमली जामा है वो श्री जगमोहन जी के जरिए उसको पूरा किया जाए। और जगमोहन जी का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह से उन्होंने वैष्णो देवी के मामले में वहां विकास किया गवर्नर रहते हुए जम्मू कश्मीर का, तो उसको देखते हुए माना जा रहा है कि जगमोहन जी को अर्बन डेवलपमेंट के बारे में, अर्बन एरिया में जो समस्याएं होती हैं उसके मद्देनजर किस तरह से उसको और बेहतर विकास का अमली जामा पहनाया जा सकता है इसके मामले में, और खास तौर से कल्चरल और जो धार्मिक मर्यादाएं हैं और जो परंपराएं हैं उसको बचाए रखते हुए भी किस तरह से इन तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक नगर को और विकसित किया जा सकता है, इसके बारे में उनसे बेहतर और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। हमारी पक्की जानकारी है कि इस संबंध में प्रधानमंत्री और जगमोहन जी के बीच में कई राउंड की बातचीत हो चुकी है और जो प्रधानमंत्री की इच्छा है, जो उनका ड्रीम है, उसके मुताबिक वे चाहते हैं कि जिस तरह से पुराणों में और बाकी शास्त्रों में काशी का वर्णन है, उसी तरह से काशी का विकास जब किया जाए तो उसमें वो वैदिक काल की झलक दिखे उसके विकास में। और वाराणसी से प्रोफेसर भावना त्रिवेदी हमारे साथ हैं और साथ ही नदी विशेषज्ञ प्रोफेसर यूके चौधरी हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। भावना जी, सवाल मेरा आपसे है कि जो वाराणसी है वो अपनी आध्यात्मिकता, ये कहें कि अपनी तमाम ऐतिहासिक चीजों को लेकर जानी जाती है, और ऐसे में उन तमाम चीजों को लेकर नई तरीके से विकास करना काशी के लिए, क्या लगता है आपको तमाम चीजों को संजो कर आगे बढ़ा जा सकता है उतनी आसानी के साथ? देखिए, निश्चित तौर पर बढ़ा जा सकता है। मदन मोहन मालवीय ने कहा था, ये प्राच्य और प्राचीन, मतलब आधुनिकता और जो हमारा पुरातन जो काशी का स्वरूप है, इसका एक बहुत वंडरफुल कॉम्बिनेशन काशी हो सकता है। और जैसा कि अभी मोदी के ब्लूप्रिंट में भी जिस तरह की झलक दिख रही है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हम अगर इस विजन के साथ कि 5000 साल पहले भारतीय सभ्यता कैसी रही होगी, वैदिक कालीन युग में भारतीय जीवन पद्धति कैसी रही होगी, उस युग की एक झलक लेते हुए अगर हम मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस से काशी को जोड़ते हैं तो ये एक बहुत विजनरी अप्रोच होगा और एक बड़ी यूनिक बात होगी, क्योंकि वाराणसी आप सभी जानते हैं कल्चरल कैपिटल है। भारतीय सभ्यता की खोज करने अगर हम निकलते हैं तो आज भी बनारस ही है जो यहाँ की संस्कृति, कैसी भारत की संस्कृति है उसकी झलक देता है। यहाँ की आध्यात्मिक परंपराएं, यहाँ की वैदिक स्कॉलरशिप, यहाँ के संगीत घराने, तो इन सब की प्राचीनता को सहेजते हुए, समेटते हुए निश्चित तौर पर एक आधुनिकता की ओर जाया जा सकता है, पर एक सावधानी की, एक सतर्कता की और एक विजन की जरूरत है। जो लग तो ऐसा रहा है, क्योंकि हर काशीवासी के मन में भय था कि वाराणसी का डेवलपमेंट होगा तो कहीं ऐसा न हो कि इसका मूल स्वरूप से इसके बिल्कुल यही सवाल का यही मकसद भी था कि जो मूल उसका रूप है वो कहीं न कहीं परिवर्तित ना हो जाए, वो तमाम धरोहरों को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, ये जरूर कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है। इसका ही सवाल, ये सवाल का ही जवाब आप दे भी रही हैं, इसी को हम आगे आपसे और भी जानेंगे। प्रोफेसर यूके चौधरी जी, ये बताइए कि काशी वाराणसी के बिना अधूरा है, और ऐसे में जो काशी है वहां पर गंगा की सफाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गंगा के दर्शनों के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए, काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए लोग वाराणसी जाते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि गंगा की सफाई किए बिना या पूरी तरीके से उस अभियान को आगे बढ़ाए बिना ये जो एक कोशिश है ये पूरी हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। जब तक गंगा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक काशी है ही नहीं। इसका चंद्राकार स्वरूप नष्ट होते जा रहा है। और गंगा को सही करने के लिए 2 एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरुणा और अस्सी की रक्षा। वरुणा नाली बन चुकी है, अस्सी कब की नाली बन चुकी है। दोनों को कैसे पुनरुद्धार किया जाए, ये बहुत बड़ा
टेक्नोलॉजी और इसके लिए मोदी जी को विशेष इंटरेस्ट लेने की आवश्यकता होगी। और जो सबसे अहम पॉइंट प्रॉब्लम में राइज कर रहा है वो है गंगा का कछुआ सेंचुरी। कछुआ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया 89 में, और उसके बाद सैंड बेड की ऊंचाई 6 से 7 मीटर हो गई है, और उससे दशाश्वमेध के डाउन स्ट्रीम का पोर्शन पंचगंगा घाट, राम घाट, मणिकर्णिका घाट सारे इरोजन के चपेट में आ गए हैं। इसलिए गंगा की रक्षा के लिए आपको सैंडबेड को, कछुआ सेंचुरी को हटाना पड़ेगा और वरुणा 80 नदी को रिनोवेट करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग एक खोले हैं महामना मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर गंगा मैनेजमेंट। एक गंगा का इंस्टीट्यूट होना बहुत ही आवश्यक है, और यह मोदी जी के क्षेत्र में हो। यह मैं चाहता हूं कि मोदी जी के क्षेत्र में गंगा का इंस्टीट्यूट हो, और गंगा की मॉनिटरिंग के कारण ही और बनारस की इज्जत, मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और मोदी जी इसमें लगे हुए हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि गंगा का जियोमॉर्फोलॉजी बिल्कुल, और हर कोई ये उम्मीद करता है, चाहे वो काशी में रह रहा हो या नहीं, लेकिन गंगा की सफाई के लिए हर कोई यही चाहता है कि जल्द से जल्द गंगा एक तरह से कहें तो पूरी तरह से स्वच्छ हो जाए। गंगा का जो पानी है, निर्मल पानी, इस तरह से उसकी जो निर्मलता है वो बरकरार रहे। आप दोनों ही हमारे साथ चर्चा में बने रहिए। काशी का विकास गंगा की निर्मलता के बिना अधूरा है, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा की सफाई को लेकर भी खासे गंभीर है, और इसे लेकर नमामि गंगा परियोजना शुरू हुई है, जिसके लिए सोमवार को देर रात एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई, जिसमें मोदी ने गंगा सफाई का एजेंडा साफ कर दिया है। यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। मां गंगा के बुलावे पर गुजरात से बनारस आए नरेंद्र मोदी ने पहली प्रतिज्ञा गंगा को साफ करने की ली थी, जिसे लेकर सरकार बनते ही कई स्तरों पर कोशिशें शुरू हुई। सरकार बनी तो बाकायदा गंगा के लिए अलग मंत्रालय बना दिया गया, और बजट आया तो नमामि गंगे के नाम से परियोजना का ऐलान भी हो गया, और महज कुछ ही महीनों के भीतर अब इस परियोजना पर काम भी शुरू हो गया है, जिसका आगाज खुद नरेंद्र मोदी ने किया है। नमामि गंगे परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए हुई पहली उच्च स्तरीय बैठक में पीएम मोदी ने गंगा पुनरुद्धार को व्यापक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया, और गंगा के लिए काम करने वाली सभी संस्थाओं को एकजुट होने का न्योता दिया, ताकि ये बड़ा अभियान आसानी से आगे बढ़ सके। सरकार ने इसके लिए कई वरिष्ठ मंत्रियों की एक कोर टीम भी बनाई है। इसमें शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जल संसाधन और गंगा मंत्रालय की मंत्री उमा भारती, पर्यावरण और वन राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ साथ वाणिज्य राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा की सफाई के लिए कई सुझाव दिए हैं। पीएम के मुताबिक ये तय करना होगा कि गंगा में प्रदूषित जल का प्रवाह किसी भी सूरत में न हो। देश भर के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के साथ ही स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करनी होगी, जो गंगा तटों को श्रृंखलाबद्ध दायरों में बांटकर प्रदूषण फैलने से रोकेगी। पीएम ने ठोस कचरा प्रबंधन और दूषित पानी प्रबंधन के लिए देश के 500 शहरों में कचरा निष्पादन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। पीएम ने गंगा तटों पर बसे शहरों को अपनी पहली प्राथमिकता में लेने की बात कही है। साथ ही गंगा की सफाई के लिए लोगों के सुझावों पर भी गंभीरता से अध्ययन के लिए कहा है। गंगा सफाई को लेकर मोदी की शपथ पूरी होने की जमीन तैयार हो रही है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि नमामि गंगे परियोजना के जरिए मां गंगा के उद्धार का सपना देख रहे करोड़ों देशवासियों का सपना भी इसके जरिए पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भावना त्रिवेदी प्रोफेसर है हमारे साथ, आप वाराणसी से हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई, और नदी विशेषज्ञ प्रोफेसर यूके चौधरी जी भी हैं। जिसमें से भावना जी, हम ये समझ रहे थे कि कैसे काशी के मूल तत्व को आगे बढ़ाते हुए विकास किया जाए, आधुनिकता का समावेश हो आध्यात्मिकता के साथ, लेकिन कहीं न कहीं एक बहुत जरूरी है कि कुछ बातें हैं जिनको याद रखा जाए, जिन पर गौर किया जाए। भावना जी, अगर उन बातों का जिक्र करें कि कैसे आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता का समावेश हो, तो वो बातें क्या हो सकती हैं जिसको विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाए? देखिए, बहुत ज्यादा सूझबूझ के साथ टेक्नोलॉजी का अपना जो कंट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है 2 बहुत बड़े चैलेंज होंगे। एक होगा गुड गवर्नेंस। योजनाएं बहुत हैं, योजनाएं इंप्लीमेंट हो रही हैं, पर योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है
उनको इम्प्लीमेंट करने वाली मशीनरी जो है, इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनका कमिटमेंट, ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात क्या है कि सिटीजनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे लगता है इस परिप्रेक्ष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि आज भी वाराणसी शहर को ही आप देखें तो शहर की अपनी बहुत सारी त्रासदियों में एक त्रासदी ये भी है, जैसा कि देश के अन्य हिस्सों में भी है, कि यहाँ का नागरिक भी कहीं ना कहीं वो सजग नहीं है, ना वो गंगा, चाहे हम गंगा की बात करें, ये दोनों ही स्थितियों को अगर हम देखें, जो दो बातें आपने रखी भावना जी, इन दोनों को ही अगर हम रखें तो आधुनिकता एक तरीके से अगर हम लिहाज से पूछें वाराणसी के, तो फिर कितना बड़ा चैलेंज आपको लग रहा है? किस तरह से हो पाएगी ये तमाम कोशिशें? देखिए, कमिटमेंट होगा, दृढ़ संकल्प है तो होगा ही। भगीरथ भी किसी दृढ़ संकल्प से ही गंगा को धरती पर लाए थे, और अगर मोदी जी का ये कमिटमेंट है, जिस तरह की प्रतिबद्धता आज दिखाई दे रही है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है 100% उसी रूप में जिस तरह वो प्रतिबद्ध हैं, तो इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। हमको होपफुल रहना चाहिए। पर मैंने कहा ये कि आप किसी चीज को इनिशिएट करेंगे, पर वो सस्टेन तभी करेगी जब आपका गुड गवर्नेंस सदैव बना रहे, मतलब हमेशा इसकी चेकिंग स्क्रीनिंग होती रहे और सिटीजनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, तभी गवर्नमेंट के भी जो एफर्ट है या उसकी जो पॉलिसी है उसका कोई आप रिजल्ट सकारात्मक देख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यूपी चौधरी जी, ये एक सवाल मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत विशेष मुद्दा है कि वाराणसी को एक तरह से कहें तो एक आधुनिक रूप देने के साथ साथ गंगा नदी की सफाई और गंगा पर जहाज चलाने की भी एक जो वहां पर जो तैयारी है वो भी की जा रही है। एक ऐसे में सवाल यही है कि गंगा को लेकर जो एक बहुत अभियान, एक विशेष अभियान के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें गंगा की जो मूल प्रकृति है उसको भी तो समझना पड़ेगा कि हम जो सफाई अभियान लेकर आ रहे हैं वो एक्सेप्ट करेगी भी गंगा या नहीं। देखिए, निर्मलीकरण का जहां तक सवाल है, जब तक आप जो एसटीपी बने हुए हैं बनारस में, 3 एसटीपी बने हुए हैं, हाँ, तीनों एसटीपी शहर के मध्य में हैं, जबकि एसटीपी को सैंडवेड के बगल में होना चाहिए। जो समस्या, जब जो एसटीपी से आप ऑर्गेनिक मटेरियल को प्यूरिफाई करते हैं, उसके बाद सैंडवेड को, और सैंडवेड के बाद रिवर के हाई एनर्जी जोन में जाना चाहिए। इसलिए तीनों एसटीपी आपके गलत जगह पर बने हुए हैं, इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। और दूसरी बात है, जो भी पॉल्यूशन, अभी भी 22 नाले, छोटे मोटे 22 नाले गिर रहे हैं, उनका अब्जर्व कहां, कितना और कैसे, ये रिवर के टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब्जल का निस्तारण किया जाना चाहिए। इसको बिना टेक्नोलॉजी का सारे के सारे अब्जल निस्तारित किए जाते हैं। और जो सबसे अहम मुद्दा है, जो डिस्चार्ज गंगा जी का गर्मी के दिनों में 6000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड हो जाता है, जबकि गंगा का मिनिमम डिस्चार्ज 9 से 10,000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड होना चाहिए। तो इसलिए भीमगोड़ा नरोड़ा बैरेज से जो 100% दोहन हो रहा है, जब तक अविरलता का प्रश्न नहीं उठेगा तब तक निर्मलता का प्रश्न हो ही नहीं सकता। और जहाज चलाने वाली बात, जब तक गंगा जी में जल नहीं होगा तो जहाज कैसे चलेगा? जहाज के लिए जो आप डिफरेंट जगह पर बैरेज बनाना चाहते हैं, बैरेज का औचित्य क्या है, इसका टेक्निकल इवैल्यूएशन होना चाहिए। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको समझने की जरूरत है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, तमाम टेक्निक्स हैं जिनको भी जानने की जरूरत जरूर पड़ेगी। आप दोनों ही खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल यहाँ रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे, अगर आप गैजेट्स की शौकीन है तो ये आपके लिए खबर है, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे दुनिया का मच अवेटेड स्मार्टफोन कौन सा है और कब तक ये आपके हाथ में होगा। नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, मेकिंग एजुकेशन पॉसिबल फॉर एवरीवन। कितने पतले हो गए मेरे बाल। रूसी है तो बाल पतले होंगे ही। हेड एंड शोल्डर्स ब्लैक, ये 100% तक ज्यादा रूसी मिटाए साधारण शैम्पू के मुकाबले, और आपके बालों को लंबा और घना रखने में मदद करे। हेड एंड शोल्डर्स सिर्फ 1.5 रुपए में। फैंस को मेरा परफॉर्मेंस पसंद है और मुझे इसका। फैंस मेरे स्टाइल पे फिदा है और मैं इसके। फैंस मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हैं, मैं इसके साथ।
लोग मेरे फैन हैं और मैं फैन हूँ इंटेक्स एक्वा स्टाइल की। इंटेक्स मसाला अम्मा है ना? मसाला अम्मा। सिर्फ एवरेस्ट सांभर मसाला में है पूरे 14 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। फंटास्टिक सांभर, टेस्ट में बेस्ट अम्मा। और एवरेस्ट। जानी पहचानी हो या अनजानी, आसान हो या मुश्किल, ये पहिए हर राह की उंगली थामना जानते हैं। तो सोचना क्या है, अब बस निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। प्रेजेंटिंग हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स, जेके टायर, टोटल कंट्रोल। और अब बात एप्पल के मच अवेटेड स्मार्टफोन आईफोन 6 की, जिसके लिए अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय समय के मुताबिक ये अब बस लॉन्च होने वाला है और अब आपके हाथ में होगा। इसके लिए कैलिफोर्निया में एप्पल दफ्तर के बाहर लंबी लाइन भी लगी हुई है। पूरी दुनिया में आईफोन के दीवानों को जिसका इंतजार था, वो अब से चंद घंटे बाद एप्पल ऑफिस में लॉन्च होने वाला है। आईफोन के लेटेस्ट वर्जन के दीदार के लिए लोग कितने बेकरार हैं, एप्पल ऑफिस के बाहर बेसब्री में खड़े लोग इस बात के गवाह हैं। लोग स्टोर के किनारे फुटपाथ पर टेंट और कुर्सियां लगाकर भी डटे हुए हैं। जी हाँ, गैजेट की महारथी कंपनी एप्पल फिर एक बार हाजिर है अपने नए और शानदार प्रोडक्ट आईफोन 6 के साथ। Well, you know, after Steve Jobs passed away, there have been not a very huge change on the iPhones, but we expect, because of the rumors that we've heard, that this is going to be like the next stage of phones. So I hope it to be able to compete with other brands which have like bigger devices. दरअसल दुनिया भर की नजरें आईफोन 6 की लॉन्चिंग पर टिकी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि एप्पल के नए आईफोन में क्या खास है, और हो भी क्यों ना, एप्पल ने जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, गैजेट की दुनिया में करिश्मा हुआ है। चाहे यूएसबी को स्टैंडर्ड बताने की बात हो या फिर आईपॉड के जरिए गानों को आसानी से सुनने की सहूलियत, अपने हर प्रोडक्ट के जरिए एप्पल कंपनी ने टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बदलाव करने के बेहतर विकल्पों को भी सुझाया है। जाहिर है, लोगों को उम्मीद है कि आईफोन 6 में भी ऐसे कई फीचर्स होंगे जो अब तक किसी भी प्रोडक्ट में मौजूद नहीं है। ये आईफोन 6 के लिए लोगों की दीवानगी का आलम ही है कि कतार में खड़े लोग अपनी जगह से टस से मस नहीं होना चाहते। किसी गैजेट को खरीदने के लिए इस तरह की दीवानगी इससे पहले आईफोन 5 के लॉन्च के दौरान भी दिखी थी। दरअसल आईफोन 6 की लॉन्चिंग के लिए जितना टेक जगत उत्साहित है, उतना ही इस फोन को लेकर शंकाएं भी हैं। लेकिन आईफोन का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, तभी तो एप्पल के ऑफिस के बाहर मेले का माहौल है। लेकिन इंडिया में भी लोगों को एप्पल के करिश्माई फीचर्स को सिर्फ वीडियो फुटेज में ही देखकर काम चलाना होगा। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि दीपावली तक आईफोन 6 भारत में लॉन्च हो जाएगा। अलका प्रिया, जी मीडिया। संगम प्राइम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।